हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 2। तो यहाँ पे आप एक देख सकते पिक्चर है जो कि एक मॉस्क की है, यानी एक मस्जिद की पिक्चर है। क्वातल इस्लाम, यहाँ लिखा हुआ है क्वातल इस्लाम। क्वातल इस्लाम मॉस्क जो है, और उसकी जो मीनारें हैं, मीनारें क्या होती हैं? मीनारें इनको कहा जाता है। तो क्वातल इस्लाम और उसकी जो मीनारें हैं वो 12th सेंचुरी के एंड में दिल्ली सुल्तान्स द्वारा बनाई गई थी, जो कि दिल्ली ए कुन्हा यानी दिल्ली की ओल्ड सिटी में पड़ती है। इस मस्जिद को और ज़्यादा बड़ा करवाया गया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। एक्चुअली ये जो मस्जिद थी ना, ये मस्जिद जो थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने बनवाई थी ये मस्जिद जो थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मस्जिद की डेफिनेशन दी गई है, इसे देखते हैं। यहाँ पे मॉस्क मस्जिद जो है उसके बारे में कहा गया है कि मस्जिद जो है वो एक अरबिक वर्ड है। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, जो कि एक अरबिक वर्ड से आया है। यहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो प्रेयर करते हैं, प्रेयर के लिए जाते हैं। सभी लोग एक ग्रुप में मिलकर प्रेयर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मस्जिद जो है वहाँ पे नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे एक ग्रुप में जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। और इसी ग्रुप में से क्या होता है कि एक रिस्पेक्टेड और लर्न्ड मेल मेंबर को लीडर के रूप में चुना जाता है, जिसे इमाम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है इमाम। तो वो जो लीडर है उसको इमाम कहा जाता है। उसका काम क्या होता है? इमाम का काम क्या होता है? वो प्रेयर करवाता है, प्रेयर कंडक्ट करवाता है। और इमाम जो है वो हर फ्राइडे को क्या करता है? उपदेश देता है। फ्राइडे जो है, फ्राइडे की जो प्रेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है इस्लाम में। मुस्लिम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उनका जो फेस है वो मक्का की तरफ होता है। मक्का जो है सऊदी अरब में एक सिटी है जो कि मुस्लिम्स का तीर्थ स्थान है, और वही प्लेस जो है वो इस्लाम का एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर भी माना जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ता है मक्का। तो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं जब वो प्रेयर करते हैं तो उनका जो फेस है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में होता है। वो यानी वो वेस्टर्न डायरेक्शन में बैठकर प्रेयर करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे किबला कहा जाता है, जिसे किबला कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे नीचे देखिए, ये पिक्चर जो है ये है बेगमपुरी मॉस्क की। बेगमपुरी मॉस्क जो कि किसने बनवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। और ये जो मॉस्क है ये बनवाई गई थी दिल्ली की एक इम्पॉर्टेंट सिटी में, एक सिटी में बनाई गई थी जिसका नाम था जहाँपना, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की नई कैपिटल थी, जिसे सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का शरण स्थल भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बताया गया है कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने बहुत सारी मस्जिद्स बनवाई थी। यहाँ लिखा हुआ है ना, द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क्स इन सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने पूरे इंडिया में बहुत सारी मस्जिद्स बनवाई थी। इन मस्जिद को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो वो रूलर थे ना, वो इस्लाम और मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर थे, रखवाले थे। मॉस्क्स क्यों बनवाई जाती थी? ताकि लोगों का अपने धर्म और कम्युनिटी में विश्वास रहे, भरोसा रहे। यानी सभी जो हैं वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी एक ही धर्म को मानने वाले हैं और सेम रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करने वाले हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और वो सब डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हुए भी इक्वली इस्लामिक रूल्स को माने। इसीलिए मस्जिद जो है वो बनवाई जाती थी, ताकि उनमें किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो सके। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अ क्लोज़र लुक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड द तुगलक्स। तो इसमें बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत जैसे बहुत बड़े साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए
भरोसेमंद गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी अच्छे और काबिल रूलर्स की ज़रूरत थी। और इल्तुतमिश जैसे अर्ली दिल्ली सुल्तान्स कभी भी अपने राज्य को चलाने के लिए नोबल्स और गवर्नर पे भरोसा नहीं करते थे। उनके पास बहुत सारे नोबल्स थे, गवर्नर्स थे जो कि काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो उन पे भरोसा नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे। यानी इल्तुतमिश सिर्फ मिलिट्री सर्विसेज के लिए ख़रीदे हुए स्लेव्स, गुलाम होते थे ना, जिनको वो ख़रीदते थे किसी युद्ध में, तो उन्हें जिन्हें बंदागन कहते थे, जिन्हें पर्शियन लैंग्वेज में बंदागन कहते थे। यहाँ पे टर्म है एक बंदागन। तो वो ख़रीदे गए स्लेव्स को ही उन पे ही ट्रस्ट करते थे और उन स्लेव्स को केयरफुली ट्रेनिंग देते थे। वो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि आगे जाकर वो सब किंगडम में दिए गए पॉलिटिकल ऑफिसर्स यानी प्रशासन के काम को अच्छे से चला सके। क्योंकि वो स्लेव्स पूरे तरीके से अपने रूलर्स पे डिपेंड करते थे ना, ट्रस्ट करते थे उन पे, अपने मास्टर पे पूरा भरोसा रखते थे। वो उसी तरीके से जो रूलर होता था वो भी अपने स्लेव्स पे पूरे तरीके से भरोसा करता था। आगे देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसमें लिखा है स्लेव्स रेदर देन सन्स, जिसका मतलब है बेटों के बजाय गुलाम। इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सुल्तान को एडवाइस दी जा रही है कि एक स्लेव जो है, एक स्लेव जिसे आपने यानी सुल्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे अपने राज्य में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी है और उसकी ज़रूरतों का आपको लाइफ टाइम ध्यान रखना पड़ता है। यानी उसका ध्यान रखना किसका काम था, राजा का, रूलर का, जिस पे आप भरोसा करते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड भी है। ये सब किसी वाइस मैन द्वारा कहे गए शब्द थे। तो एक स्लेव जो विश्वसनीय है यानी जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो कैपेबल है, हर तरीके से काबिल है, वो आपके बेटे से भी ज़्यादा भरोसेमंद है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया स्लेव्स रेदर देन सन्स। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि खलजीज और तुगलक्स जो थे उन्होंने अपनी किंगडम में बंदागन वाला जो सिस्टम था ना, उसको स्टार्ट रखा, उसको चालू रखा। और इन स्लेव्स में बड़ी ही गरीब फैमिलीज से के स्लेव्स भी शामिल होते थे। ये जो स्लेव्स थे ना, जिनको उन्होंने अपने कोर्ट में रखा हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स दी गई थी जिनको, वो बहुत ही गरीब फैमिली से, पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते थे। उनको सुल्तान ने हाई पॉलिटिकल पोजीशंस तक दी थी अपने किंगडम में। उन्हें क्लाइंट्स कहते थे। उन्हें क्या कहते थे, क्लाइंट्स कहते थे। तो इन क्लाइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती थी। एक्चुअली क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है, क्लाइंट्स का मतलब यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है, समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर और डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। इसका मतलब है वो पर्सन, ऐसा पर्सन जो किसी की प्रोटेक्शन के अंडर हो, यानी जो अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करता हो, निर्भर करता हो। तो उन क्लाइंट्स को जनरल और गवर्नर्स जो थे के रूप में अपॉइंट किया जाता था। इन सब की वजह से आगे जाकर सल्तनत में बहुत सारी असमानताएं आईं, बहुत सारे इंस्टेबिलिटीज़ भी आना शुरू हो गई। आगे वाले पैराग्राफ में बताया गया है स्लेव्स और क्लाइंट्स जो थे वो सिर्फ सुल्तान यानी उनके जो मास्टर थे और पैट्रन्स थे उनके ही लॉयल होते थे, उनके ही वफ़ादार होते थे और वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते थे सिवाय सुल्तान के। और सुल्तान जो था वो भी उन पर पूरा ट्रस्ट रखता था। तो ये जो स्लेव्स थे, सुल्तान के जो बेटे होते थे, उनके जो आगे वारिस होते थे, उनके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं होते थे, उनके प्रति बिल्कुल भी वफ़ादार नहीं होते थे। सुल्तान के अपने ही सर्वेंट्स होते थे। जो नए सुल्तान आते थे ना, जब एक पुराना सुल्तान जो है वो मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी या वो हार जाता था, तो दूसरा जो नया सुल्तान आता था वो अपने ही सर्वेंट्स को रखता था जो उनके लॉयल होते थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो भी कोई नया सुल्तान गद्दी पर बैठता था ना, तो उसके दरबार में जो भी नए पुराने नोबल्स होते थे, मंत्री वगैरह जो होते हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। वो आपस में ही उनकी स्ट्रगल चलती रहती थी। जैसे कि नया सुल्तान सिर्फ नए लोगों को ही रखता था, वैसे ही पुराने सुल्तान जो थे वो नए नोबल्स के होते हुए उनको हटा देता था। तो जो पुराने सुल्तान के नोबल्स होते थे उनको हटा दिया जाता था, नया सुल्तान नए नोबल्स रखता था। इसकी वजह से जो पुराने और नए नोबल्स थे उनमें लड़ाई चलती रहती थी।
तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जो थे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होते थे, हैरान होते थे कि जो दिल्ली के सुल्तान्स थे वो सिर्फ हाई ऑफिसेस पे छोटी जाति के जो गरीब लोग थे, स्लेव्स थे, खास करके स्लेव्स को रखा जाता था ना, तो उनको ही क्यों रखते थे। हालांकि बहुत सारे हाई क्लास नोबल्स भी होते थे, बट सुल्तान सिर्फ लो कास्ट स्लेव्स जो थे उन्हीं को क्यों रखते थे अपनी कोर्ट में बड़ी बड़ी पोस्ट पे, उनको क्यों देते थे ये पोस्ट। तो बहुत सारे पर्शियन त्वारिक के जो ऑथर्स थे, जिन्होंने पर्शियन त्वारिक लिखी थी, उसके जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, वो भी इन बातों से बहुत हैरान होते थे। उन्होंने अपनी हिस्ट्रीज़ में इन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया है, इसकी आलोचना भी की है, इसे सही नहीं माना था। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो इसमें बताया गया है कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था उसने यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अज़ीज़ खुमर जो था वो वाइन डिस्टिलर था, यानी शराब निकालने वाला था। फ़िरोज़ हजाम वो एक बार्बर था, नाई था। मनका तबक जो था वो एक रसोइया था, कुक था। और उसके अलावा यहाँ पे लधा और पीरा जो हैं उसका नाम भी दिए गए हैं। वो क्या थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे थे और वो गार्डनर्स थे। ये सभी जो थे इनको हाई पोस्ट पे रखा गया था। तो 14वीं सेंचुरी के एक महान क्रॉनिकलर होते थे जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन बर्नी। यहाँ पे लिखा गया है ज़ियाउद्दीन बर्नी जो थे वो मिड 14वीं सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन थे, क्रॉनिकलर थे, जिन्होंने सुल्तान के इस फैसले को, मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके इस फैसले को उसकी इनकैपेबिलिटी बताया। यानी बर्नी का ये मानना था कि सुल्तान जो है वो खुद तो किसी काबिल नहीं है, यानी खुद रूल करने के काबिल नहीं था, तभी उसने क्या किया था, तभी उसने स्लेव्स को इतनी सारी हाई पोस्ट पे रखा था। उसके बाद इसमें बताया गया है कि पुराने सुल्तान्स की तरह ही खलजीज़ और जो तुगलक्स थे उन्होंने अपनी मिलिट्री जो कमांडर्स थे उनको काफ़ी सारे इलाकों का गवर्नर बना दिया था। जो लैंड इन मिलिट्री कमांडर्स को दिया जाता था ना, उसे इक्ता कहा जाता था। जैसे यहाँ पे एक टर्म है इक्ता, ये जो टर्म है इक्ता, यहाँ लिखा गया है ना कि जो लैंड किनको दिया जाता था, मिलिट्री कमांडर्स को दिया जाता था, उसे इक्ता कहा जाता था। और जिनके पास ये लैंड होता था ना, जिन गवर्नर्स के पास ये लैंड होता था, उनको इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। तो इक्ता होल्डर्स का नाम होता था इक्तादार और मुक्तीस। जो मुक्तीस होते थे ना, उनका काम होता था कि वो राजा के लिए लड़ाइयाँ वगैरह लड़ते थे और अपनी इक्ता में, यानी उनका जो एरिया था, जो उनको लैंड दिया गया था, वहाँ पे वो शांति बनाए रखते थे, लॉ एंड ऑर्डर जो था उसको मेंटेन करके रखते थे। और इक्तादार जो भी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ता था ना सुल्तान के लिए, उसके बदले उसको क्या मिलता था, उसके बदले सुल्तान ने उसको लैंड दिया था, ज़मीन दी थी। उस लैंड से जो भी टैक्स इकट्ठा होता था ना, वो इक्तादार की सैलरी होती थी। और मुक्तीज़ पे इफ़ेक्टिव कंट्रोल तब हो सकता था जब उनकी पोस्ट जो थी वो इनहेरिटेबल नहीं होती थी, यानी अगर वो मर जाते थे तो उनके बेटे को उनकी पोस्ट मिल जाती, ऐसा नहीं था, ये सिस्टम नहीं था। तो यानी मुक्ति के मरने के बाद उसका बेटा जो है वो मुक्ति नहीं बनेगा। और इक्ता जो थे वो मुक्ति को बड़े ही कम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाते थे। इक्ताज़ यानी वो ज़मीन जो थी वो मुक्तीज़ को कम ड्यूरेशन के लिए दी जाती थी। सर्विसेज की ये जो सारी हार्श कंडीशंस थी ना, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे लगाई गई थी, उनके टाइम पे इम्पोज की गई थी। यानी मुक्तीज़ को उनकी पोस्ट जो थी वो कम टाइम के लिए दी जाएगी और मुक्तीज़ की पोस्ट उसके बेटे को नहीं दी जाएगी, इसमें ये बताया गया है। ये सारे सर्विसेज के रूल्स अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रूल के, यानी उनके टाइम के दौरान जो थे वो बनाए गए थे ये रूल्स। उसके बाद आगे यहाँ बताया गया है कि सुल्तान्स जो थे, सुल्तान्स ने अपने अकाउंटेंट्स रखे हुए थे जो कि रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू जो था मुक्तीज़ कलेक्ट करते थे ना, उसका हिसाब किताब कौन रखता था, ये अकाउंटेंट्स। ये पूरा हिसाब किताब उसका रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्तीज़ सिर्फ वही टैक्स कलेक्ट कर रहे थे
जो कि उन्हें कलेक्ट करने के लिए कहा गया था। यानी जो सुल्तान ने कहा है कि इतना टैक्स आप कलेक्ट करोगे यहाँ से, और ये टैक्स आप यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से कलेक्ट करोगे, तो उतना ही कलेक्ट कर रहा था या उससे ज़्यादा कर रहा था या उससे कम कर रहा था, वो सारी जो थी वो पूरा हिसाब किताब जो था वो अकाउंटेंट्स रखते थे। और दूसरी चीज़ थी नंबर ऑफ़ सोल्जर्स, यानी जितने सोल्जर्स उसको कहा गया रखने के लिए, किसने कहा था? सुल्तान ने। तो सुल्तान ने जितने सोल्जर्स उनको कहा था रखने के लिए, क्या वो उसने उतने ही सोल्जर्स रखे हैं या उससे ज़्यादा रखे हैं या कम रखे हैं, ये सारा ध्यान भी अकाउंटेंट्स ही रखते थे। तो आगे बताया गया है कि जब दिल्ली सुल्तान्स ने सिटीज़ के हिंटरलैंड को, सेकंड पैराग्राफ जो है यहाँ पे देखिए, कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने सिटीज़ के हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वहाँ के जो भी लैंडेड चीफ्टेंस थे या फिर वो चीफ्स जिनके पास बड़े बड़े लैंड होते थे, या जो भी सामंताज वगैरह होते थे, या फिर जितने भी अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें फोर्स कर दिया कि वो दिल्ली सुल्तान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, यानी वो उनके अंडर हो जाएं और उनके कंट्रोल के अंडर आ जाए, और उनको उनकी जो सुवरेनिटी थी उसको स्वीकार कर लें, स्वाधीनता को स्वीकार कर लें। जब अलाउद्दीन खिलजी का रूल था ना, तब स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू की जो कलेक्शन थी और लैंड की जो मेजरमेंट वगैरह का कंट्रोल जो था वो अपने हाथ में ले लिया। यानी वो किसी को नहीं दिया, उन्होंने मुक्तीज़ या इक़्तिदार्स को नहीं दिया, वो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। जो भी लोकल चीफ्टेंस होते थे ना, जिनका काम था टैक्स कलेक्ट करना, उनसे ये राइट वापस ले लिया गया और उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। अब उन्हें भी फोर्स किया गया कि आप लोग भी टैक्स पे करो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो राइट थे ना, अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए थे, यानी सुल्तान के खुद के मंत्रियों वगैरह के कंट्रोल में आ गए थे ये सारे राइट्स। तो जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो लैंड को नापने भी काम भी करते थे और उनका अच्छे तरीके से रिकॉर्ड भी रखते थे। यानी नापते भी थे उसको, उसकी मेजरमेंट भी करते थे, उसका रिकॉर्ड भी रखते थे। तो पहले ये किसके हाथ में था? पहले ये मुक्तीज़ के हाथ में था या फिर इक़्तिदार्स के हाथ में होता था। लेकिन कुछ पुराने चीफ्टेंस और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अभी भी सुल्तान के लिए रेवेन्यू जो थे वो कलेक्ट कर रहे थे और उसका अच्छे तरीके से रिकॉर्ड भी रखते थे कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। तो मेनली टैक्स जो था वो 3 तरह का होता था। यहाँ नीचे देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट हाँ, यहाँ ऊपर देखिए, देयर वर 3 टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पहला जो टैक्स है वो था कल्टीवेशन पे, यानी कितनी फसल जो है वो हुई है, कितनी फसल की पैदावार जो है वो हुई थी, जिसका टैक्स जो था वो किसान को देना पड़ता था और इसे कहते थे खराज। इसे एक नाम दिया गया था खराज। इस टैक्स को, जो कल्टीवेशन पे टैक्स था, उसको खराज कहा जाता था, जो कि किसान को अपनी फसल का 50% जो था वो सुल्तान को एज अ टैक्स देना पड़ता था। यानी 50% जो है उनकी फसल जो है वो सुल्तान को देनी पड़ती थी। दूसरी तरह का टैक्स जो होता था वो था कैटल, यानी जो भी जानवर पालते थे ना उन पे। और तीसरा टैक्स जो था वो हाउसेस पे होता था। तो ये 3 तरह के टैक्स यहाँ पे बताए गए हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इसमें बताया गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से बाहर था। यानी बहुत सारे एरिया उन्होंने कंट्रोल कर लिए थे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो बाहर था, उनके कंट्रोल में नहीं था। दिल्ली से खूब दूर दूर के जो इलाके थे, जैसे कि बंगाल वगैरह, उन्हें कंट्रोल करना तो जो था वो बहुत मुश्किल था। सदर्न इंडिया को दिल्ली सल्तनत ने कंट्रोल में तो ले लिया था, लेकिन जल्दी ही वो पूरा रीजन जो था वो आज़ाद भी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, जहाँ पे सल्तनत की आर्मी जो थी वो और उसके अलावा गंगा के आसपास के जो एरियाज़ थे, गंगेटिक प्लेन जो हैं, गंगा के आसपास के बड़े बड़े घने जंगलों वाले जो इलाके थे, जहाँ पे सल्तनत की आर्मी नहीं पहुँच सकती थी, इन एरियाज़ में कुछ लोकल रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो आर्मी जो थी वहाँ पे नहीं जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे लोकल रूलर्स जो थे उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया हुआ था। कुछ रूलर्स जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक वगैरह जो थे ना, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए इन फॉरेस्टेड एरियाज़ को अपने कंट्रोल में किया, बट ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन ज़्यादा देर तक ये एरियाज़ जो थे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनके पास रहे,
बाद में उन्होंने चीफ्टेंस जो थे उन्होंने उसको आज़ाद करवा लिया था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि इब्न बतूता जो है उसके बारे में कहा गया। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में मोरक्को कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में, तो वहाँ से इंडिया आए थे। वो ट्रैवलर थे, वो इंडिया में आए थे। उन्होंने चीफ्टेंस के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा है। उनका कहना था कि जो चीफ्टेंस होते थे ना, उन्होंने पहाड़ों पे अपने किले वगैरह जो थे वो बना रखे थे, जो कि काफ़ी रॉकी और ऊबड़ खाबड़ से होते थे। पहाड़ जो थे वो काफ़ी रॉकी होते थे, जिन पे चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और कई बार जो बांस था, बांस की चार दीवारी जो थे वो की जाती, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरिया था वहाँ पे बांस बहुत पाया जाता था, तो बांस की चार दीवारी जो थी उन्होंने कर रखी थी। इंडिया में जो बांस होता था वो बीच से खाली नहीं होता था और काफ़ी ज़्यादा लंबा होता था, स्ट्रॉन्ग भी होता था। कई बार बांस को एक दूसरे के साथ ऐसे गूंथा जाता था, ऐसे इंटरट्वाइन किया जाता था कि आग जो थी, आग भी उन्हें जला नहीं सकती थी। और बांस जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था। चीफ्टेंस जिन फॉरेस्ट में रहते थे ना, वहाँ जानवर भी पालते थे और साथ में क्रॉप्स भी उगाते थे, यानी दोनों काम जो थे वो इकट्ठे चलते थे। और फसल के लिए उन्हें पानी भी मिल जाता था वहाँ पे, जो कि बारिश के पानी से बने तालाब वगैरह से मिल जाता था। बारिश होती थी ना, तो जो खड्डे होते थे वो भर जाते थे, वहाँ से उनको पानी भी मिल जाता था। चीफ्टेंस का कोई भी हरा नहीं सकता था, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। लेकिन उनके पास पावरफुल आर्मीज़ तो नहीं थी, तो अगर कोई सुल्तान उन पर अटैक करता था अपनी पावरफुल आर्मी के साथ, तो तब शायद हो सकता था कि वो हार जाते। तो उनका कहना था कि जो चीफ्टेंस थे उनको हराना मुश्किल था, सिवाय किसके, पावरफुल आर्मीज़ के, जो कि ज़बरदस्ती अगर फर्स्ट में घुस के बांस को किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जैसे तलवार वगैरह से काट देती थी। तो आगे यहाँ पे नीचे बताया गया है मंगोल्स के बारे में। आगे बताया गया है मंगोल्स जो थे उनमें गेंगिस खान नाम का एक लीडर होता था, चंगेज़ खान जिसको कहते हैं। उसने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ईरान का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था ना, वहाँ पे ट्रांसऑक्सियाना नाम की एक जगह थी, जिसको उसने 1219 में हमला किया। यहाँ पे दिया गया है कि 1219 में उसने नॉर्थ ईस्टर्न ईरान में हमला किया था, ट्रांसऑक्सियाना पे। और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी उसको भी उसका ऑनस्लॉट जो था वो झेलना पड़ा, यानी अब दिल्ली वालों को भी डर हो गया था कि उन पर हमला हो सकता है। मंगोल्स ने सबसे ज़्यादा हमला जो था दिल्ली पे, एक तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में किया था और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में किया था। यहाँ पे दिया गया है ना, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों के नाम यहाँ दिए गए। इन दोनों के रूल के ड्यूरिंग यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। और अटैक किसने किया था, अटैक किया था मंगोल आर्मी ने, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों ही रूलर्स को बड़ी संख्या में आर्मी रखनी पड़ी थी। उनको बहुत बड़ी आर्मी बनानी पड़ी ताकि उनका सामना कर सके, और ये उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी था। तो चलिए आगे देखते हैं कि मंगोल्स के हमले को रोकने के लिए इन रूलर्स ने क्या कदम उठाए थे। यहाँ पे एक टेबल देखेंगे आप, इस टेबल में आपको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों का नाम लिखा दिखेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल अटैक जो था वो 2 बार हुआ था। एक हुआ था 1300 में और दूसरा हुआ था 1303 में, यानी ये 2 बार अटैक हुआ था। और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी था, उसने एक बहुत बड़ी आर्मी भी बनाई थी। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मंगोल अटैक हुआ था सल्तनत पे जब, तो उसने मंगोल आर्मी को हरा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सक्सेसफुल हुआ था मंगोल आर्मी को हराने के लिए। जो दिल्ली सल्तनत की आर्मी थी वो सक्सेसफुल रही, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कामयाब रहा हराने के लिए। मोहम्मद तुगलक जो था वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और उसके पास पूरे रिसोर्सेज भी थे। रिसोर्सेज यानी उसके पास सैनिक भी थे और साथ में उसके पास जो भी तलवार वगैरह जो चाहिए युद्ध के लिए वो सब उसके पास मौजूद था। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने ट्रांसऑक्सियाना पे अटैक भी किया था। इसलिए मोहम्मद तुगलक जो था उसने बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी ताकि वो हरा सके किसको, मंगोल्स को। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया, एक गैरिसन टाउन बनवाया था।
गैरिसन टाउन यानी जहाँ पे सैनिक जो हैं उसके आसपास रहते हैं, जिसका नाम उसने सिरी रखा था। सिरी गैरिसन टाउन जो था उसने बेसिकली अपने सोल्जर्स के लिए बनवाया था। तो अब देखते हैं तुगलक्स जो थे उन्होंने क्या किया। आगे बताया गया है मोहम्मद तुगलक जो था उसने कोई भी नया गैरिसन टाउन जो था वो नहीं बनवाया था, बल्कि उसने क्या किया था, दिल्ली की सबसे पुरानी जो सिटी थी ना, दिल्ली कुन्हा, यहाँ पे दिया गया नाम दिल्ली ए कुन्हा, तो दिल्ली ए कुन्हा जो थी उसको उसने खाली करवा दिया। एम्प्टीड होता है खाली करवाना, उसने खाली करवा दिया, यानी जो वहाँ पे लोग रहते थे उनको वहाँ से निकाल दिया और वहाँ पे उसने सैनिक तैनात कर दिए। और जो दिल्ली ए कुन्हा सिटी में लोग थे ना, उन्हें कहाँ भेजा, साउथ में। साउथ में उसकी एक नई कैपिटल थी जिसका नाम था दौलताबाद। दौलताबाद जो था उसकी नई कैपिटल थी, यानी दिल्ली से दौलताबाद का जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सफ़र था। तो लोग जो थे रास्ते में थक भी गए थे और लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया कि उनको इतनी दूर क्यों भेजा गया। अब बात करते हैं खलजीज़ की। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो खलजीज़ थे उन्होंने अपने सोल्जर्स को अच्छे से रखा था, यानी उनको अगर सोल्जर्स रखने थे तो उनको खाना भी खिलाना, फीड करना भी बहुत ज़रूरी था। ये सुल्तान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो गंगा यमुना के जो बीच लैंड होता था ना, दोआब एरिया, वहाँ पे जो किसान थे वो फसल उगाते थे, उसी फसल का जो 50% था वो पीजेंट की जो फसल का 50% था वो उनको किसको दिया जाता था, वो राजा रख लेता था। किसके लिए, सोल्जर्स के लिए। तो उन्हीं से सोल्जर जो थे उनको फीड करवाया जाता था। आगे नेक्स्ट देखते हैं तुगलक्स। तुगलक्स में यहाँ पे बताया गया है कि जिस एरिया में आर्मी रहती थी वहीं से टैक्स लिया जाता था। जब इतनी बड़ी आर्मी रखी थी तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाना पड़ा, कि तुगलक्स की आर्मी जो थी वो ज़्यादा बड़ी थी, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ा। टैक्स लगाया तो था लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स भी उस पर लगाया, ताकि आर्मी जो है, आर्मी का जो भी खर्चा था, एक्सपेंस था, वो निकल सके और उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वहाँ सूखा वगैरह जो था वो पड़ना शुरू हो गया, फेमीन पड़ना शुरू हो गया। अब देखिए नेक्स्ट खलजीज़ का। उन्हें सोल्जर्स को सैलरी देनी थी, जो खलजीज़ थे उन्हें सोल्जर्स को पे भी करना था। तो इसके लिए अलाउद्दीन ने इक्ताज़ के बजाय अपने सोल्जर्स को कैश देना ठीक समझा। इक्ताज़ नहीं दी, इक्ताज़ यानी लैंड नहीं दिया था। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने उनको कैश में सैलरी दी। और जब भी सोल्जर्स को कुछ ख़रीदना होता था ना, तो वो दिल्ली के जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स वगैरह थे, उनसे ख़रीद लेते थे। अलाउद्दीन को ये भी डर था, जो सुल्तान था उसको ये भी डर था कि जो मर्चेंट्स हैं वो अपनी चीज़ों का दाम कहीं बढ़ा ना लें। तो इसीलिए उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी जो चीज़ें थी, मतलब जो जितनी भी वहाँ पे चीज़ें थी उन सब के दाम जो थे वो फ़िक्स कर दिए, उनको फ़िक्स कर दिया। यानी अब सभी मर्चेंट्स को एक निर्धारित दाम जो था उसी पर अपनी चीज़ें जो थी वो बेचनी होंगी, वो उस पर बेचते थे। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया था, अपने ऑफिसर्स जो थे अपॉइंट किए हुए थे कुछ, और ये सभी जो थे ये उसी रेट पे, मतलब वो देखते थे कि ये जो ऑफिसर्स थे इनको क्यों अपॉइंट किया गया था। उनका काम था ये देखना कि कहीं जो मर्चेंट्स हैं वो ज़्यादा दाम तो नहीं ले रहे हैं लोगों से चीज़ों का, उसी रेट पे बेच रहे हैं ना जो राजा ने या सुल्तान ने निर्धारित किया हुआ है। और जो भी ऐसा करता था ना उसे पनिशमेंट भी मिलती थी। तो इसी वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने ये सारे रिफॉर्म्स या स्टेप्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जो थे उसके सफल भी रहे। इसी वजह से हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने भी उसके शासनकाल की बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ की है, प्रशंसा की है। तो यही वजह थी कि उसने चीज़ों के दाम जो थे, चीज़ें जो थी उसके दाम टाइम पे सस्ती हो गई थी और मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी भी थी। जिस चीज़ की सप्लाई होती थी, जो चीज़ चाहिए होती थी उसकी सप्लाई भी प्रॉपर तरीके से होती थी। और मंगोल इन्वेजन जो थी उससे भी उसने अपने राज्य को बचा लिया था। तो चलिए अब देखते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब वो सैलरी कैसे देता था सोल्जर्स को, देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो भी अपने सोल्जर्स को सैलरी देता था, वो भी कैश में देता था, बट चीज़ों के दाम नहीं कंट्रोल कर पाया वो। उसने चीज़ों के दाम जो थे उनको फ़िक्स नहीं किया, तो जितने थे उतने ही रहने दिए उसने। बल्कि उसने क्या किया था, उसने एक बेवकूफ़ी वाला काम किया था। उसने टोकन करेंसी जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी, अपनी करेंसी उसने चेंज कर दी थी। करेंसी क्या होती है, मनी। तो उसने उसको चेंज कर दिया था। उसने एक सस्ते मेटल से बनी हुई
यानी कॉपर की बनी हुई करेंसी जो थी उसको टोकन करेंसी कहते थे। क्या नाम था उसका? टोकन करेंसी। टोकन करेंसी उसने स्टार्ट कर दी थी। ये टोकन करेंसी ना तो सोने की थी ना चांदी की थी, एक सस्ते मेटल की थी। वो कॉइन्स एक चीप मेटल से बनते थे, तो इसलिए लोग जो थे उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। सोने चांदी पे तो ट्रस्ट करते थे लेकिन इस पर नहीं करते थे। तो लोग भी बड़े चालाक होते थे उस टाइम पे। लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो थे उनको सेव करना शुरू कर दिया, उनको रखना शुरू कर दिया अंदर। और जो भी टोकन करेंसी थी उसको यूज़ करते थे, जो भी टैक्स देते थे ना वो टोकन करेंसी से ही देते थे। यानी कॉपर का यूज़ करते थे वो टैक्स देने के लिए, और बाकी जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते थे उनको अपने घरों में सेव करके रखते थे। और अब क्या था, ये मेटल इतना सस्ता था कि लोगों के ने नकली कॉइन्स, काउंटरफिटेड कॉइन्स जो थे ना, यहाँ पे एक टर्म है काउंटरफिटेड। काउंटरफिटेड का मतलब होता है नकली। तो उन्होंने नकली कॉइन्स जो थे वो बनाना शुरू कर दिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यहाँ नीचे पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी काफ़ी फेलियर रहे। सबसे पहले तो बात करते हैं उसके कश्मीर के हमले पे। कश्मीर पे जो उसने हमला किया था, वो कैंपेन जो था वो पूरी तरीके से फेल हो गया और वो हार गया। तो ट्रांसऑक्सियाना पे जो हमला करने के लिए उसने सोचा था ना, प्लान बनाया था, वो भी उसने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया उसने। तो उससे क्या हुआ, उसने जो इतनी बड़ी आर्मी बनाई थी उसको उसने डिस्बैंड कर दिया। डिस्बैंड मीन्स, डिस्बैंड होता है ब्रेक करना, तोड़ना, अलग अलग करना। यानी उसकी जो आर्मी थी उसने उसको तोड़ दिया, अलग अलग जगह पे भेज दिया। इस दौरान उसके इन्हीं रिफॉर्म्स ने बड़ी सारी मुसीबतें जो थी वो पैदा कर दी। उसने लोगों को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। दौलताबाद जो उसकी नई कैपिटल थी, कहाँ पे थी? साउथ इंडिया में। तो दिल्ली से साउथ इंडिया जाते हुए लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, रास्ते में जो लोग थे वो मर भी गए थे, और इतना लंबा सफ़र जो था वो लोग तय नहीं कर पाए थे, जिससे लोगों में बड़ा ज़्यादा गुस्सा भी था। और उसने गंगा यमुना एरिया जो था वहाँ पे टैक्स भी उसने बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था, फेमीन आ गया था, ऐसी फेमीन जैसी कंडीशंस आ गई थी। और वहाँ पे किसानों ने भी टैक्सेस बढ़ने की वजह से विद्रोह छेड़ दिया था, वहाँ पे रिबेलियन कर दिया था। और फिर एंड में मोहम्मद तुगलक को टोकन करेंसी जो थी उसको चेंज भी करना पड़ा, क्योंकि शाही ख़जाना जो था उसको काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो इसीलिए उसको चेंज करना पड़ा एंड में जाके। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के कैंपेन्स की। यानी यहाँ पे दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपने कैंपेन्स में असफल रहा था। क्यों रहा था? तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सल्तनत की हिस्ट्री है उसमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो एक ऐसा रूलर था, एक पहला रूलर था जिसने मंगोल्स की टेरिटरी यानी उनके इलाके पे कब्ज़ा करने का प्लान बनाया था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो उसने मंगोल अटैक से बचने के लिए तरीके ढूंढे थे। वो प्लान कर रहा था उससे बचने के लिए। तो दोनों में फ़र्क ये था कि मोहम्मद तुगलक ने ऑफेंसिव मेजर्स यानी मंगोल्स पे अटैक करने के लिए प्लान बनाए थे, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने डिफेंसिव मेजर्स यानी मंगोल अटैक से कैसे बचा जा सके ये प्लान्स बनवाए। तो ये दोनों के स्ट्रैटेजी में डिफरेंस था, दोनों के प्लान्स में डिफरेंस था। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरीज़। तो यहाँ देखते हैं आगे। अगर हम बात करें टेबल 1 की तो हम नोटिस करेंगे कि तुगलक के बाद सैयद्स और जो लोधीज़ थे, लोधी डायनेस्टी जो थी उसने दिल्ली और आगरा पे 1526 तक रूल किया था, 1526 तक रूल किया था। लास्ट डायनेस्टी जो थी वो लोधी डायनेस्टी थी, जिसका लास्ट रूलर जो था वो इब्राहिम लोधी था। और इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स थी जैसे कि जौनपुर है, बंगाल है, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जितना भी साउथ इंडिया था ना वहाँ पे जो कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे। यानी ये जो एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस एरिया था, खुशहाल एरिया था। और इसी टाइम पीरियड में अफ़गान्स और राजपूत्स जैसे नए रूलिंग ग्रुप्स जो थे वो सामने आए। ये दो ग्रुप्स जो थे वो नए ग्रुप्स थे और ये सामने आए। इसी पीरियड में कुछ स्मॉल स्टेट्स भी बनी थी जो कि छोटी बेशक थी लेकिन पावरफुल थी वो स्टेट्स, और अच्छे से उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो था वो अच्छे से चलता था। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप, एक नया रूलर है शेर शाह सूर, जिसने 1540 से लेकर 1545 तक रूल किया। शेर शाह सूर के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे।
इसने अपने करियर की शुरुआत एक छोटी सी टेरिटरी के मैनेजर के रूप में की थी और वो अपने अंकल के पास बिहार में मैनेजर रहा था। और एक टाइम पे उसने मुग़ल एम्परर जो था ना हुमायूं, उसको भी हराया था। यहाँ पे आप नाम देखेंगे हुमायूं का। हुमायूं जो था वो 1530 से 45 और 55 से 56 तक बाहर रहा था, यानी वो हार गया था। किससे हारा था? शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी जो था उसने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था और अपनी एक नई डायनेस्टी शुरू की थी। कौन सी? सूर डायनेस्टी। क्योंकि वो शेर शाह सूरी था तो वो सूर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। हालांकि जो शेर शाह सूरी था उसकी जो डायनेस्टी थी सूर डायनेस्टी, वो सिर्फ 15 साल तक ही दिल्ली पे शासन कर सकी। लेकिन जो शेर शाह सूरी जो था उसने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लाए थे, जो कि उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इंट्रोड्यूस किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स थे या कुछ और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, उनको फॉलो करते हुए शेर शाह सूरी ने क्या किया था कि अपने नए नए रिफॉर्म्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया था जब वो मुग़ल सल्तनत पे राज कर रहा था, सूर डायनेस्टी पे राज कर रहा था। तो जो मुग़ल एम्परर था अकबर, आगे यहाँ पे अकबर की बात की गई है। तो जो मुग़ल एम्परर अकबर था उसने भी 1556 से 1605 तक रूल किया था। उसने भी काफ़ी ज़्यादा अपना जो एम्पायर था उसको स्ट्रॉन्ग बनाया था, मजबूत बनाया था। उसने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, उनको फॉलो किया था। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।